Hello everyone, welcome back to our channel. I am back to help you out with your biology session, and today we will cover unit 2 of biology, that is structural organization in plants and animals. और ये unit आपका include करता है morphology in plants, anatomy in plants and structural organization in animals. So let's begin, and before beginning let me remind you, मेरा नाम आकांक्षा है and I am pursuing my MBBS from KJMU Lucknow. So the very first question that we have today is फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स, मतलब जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है. बिफोर टेलिंग यू दैट एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, sieve tube elements and companion cells. बट जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह आपके प्रेजेंट होते हैं सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल की जगह प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल. सो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, विच इज बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. ये आपके जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू से स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड. स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद. शकरकंद ये आपकी मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट की. वहीं पर जो आपका नॉर्मल पोटैटो आलू होता है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सो टैप रूट का मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए आपके कैरेट, एडवेंटिशियस रूट का स्वीट पोटैटो, स्टेम मॉडिफिकेशन इज योर पोटैटो, राइजोम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जिंजर, टर्मरिक मतलब अदरक और हल्दी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड, विच इज एडवेंटिशियस रूट. स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Offsets are produced by A. Parthenocarpy, B. Mitotic division, C. Meiotic division या फिर D. Parthenogenesis. सबसे पहले हम सवाल ये आता है कि ऑफसेट है क्या. व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट आपका वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, मतलब इसकी मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. एंड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स ये आपके माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं. नोट करेंगे कि जो आपके माइटोटिक डिवीजन, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं वो आपके मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, मतलब रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं. So the correct answer will be option B, which is mitotic division. Next question number 4. Question number 4 says which of the following facilitates opening of stomatal aperture. Stomatal aperture मतलब जो stomatal pore है इसको open करने में क्या मदद करता है. सो नोट करेंगे कि जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा सबसे पहले ये आपका रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज को. स्टोमेटल अपर्चर के आसपास गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गार्ड सेल्स में ही रेडियली सेल्यूलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो मदद करते हैं इन गार्ड सेल्स को ओपन अप होने में. मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है इन गार्ड सेल्स में, जब वाटर का इम्बाइबिशन हो जाता है तो ये गार्ड सेल्स प्रेशर की वजह से ओपन हो जाता है. और इस ओपनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो सेल्यूलोसिक माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ये रेडियली ओरिएंटेड होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विच इज रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल्स इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. Moving on to question number 5. Question number 5 says
रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मैच्योरेशन, इलोंगेशन या फिर रूट कैप. दिस इज योर रूट. यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका रूट कैप. दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन. एंड सबसे दूर, रूट टिप के सबसे दूर होता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन. एंड इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन से आपके कुछ एपिडर्मल सेल्स जो कि फाइन, डेलिकेट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम रूट हेयर्स बोलते हैं. रूट हेयर का काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन. फाइन. सो आपका करेक्ट आंसर विल बी region of maturation. Moving on to the next question. Question number 6. Identify the wrong statement in context of heartwood. Heartwood और sapwood ये दो टाइप के वुड्स प्रेजेंट होते हैं और ये वुड बनता किससे है? वुड इज फॉर्म्ड ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सो जो सेकेंडरी जाइलम का जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये आपका बनाता है हार्टवुड. ये डार्क कलर का होता है. इसमें डेपोजिशन हो जाती है रेजिन्स की, टैनिन्स की. एंड इसका मेन फंक्शन होता है आपका मैकेनिकल सपोर्ट. एंड इट इज डेड. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सराउंडिंग दिस डार्क पोर्शन, डार्क कलर पोर्शन जो सेकेंडरी जाइलम का है, अगेन सेकेंडरी जाइलम ही सैपवुड बनाता है जो कि वाटर कंडक्शन करता है. सो इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू हार्टवुड. सबसे पहला क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, विच इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, अगेन करेक्ट. थर्ड ऑप्शन, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल. येस, इट इज़ वेरी ड्यूरेबल क्योंकि ये डेड है. देन इट कंडक्ट्स, डेड है मतलब इसमें माइक्रोब्स का अटैक बहुत मुश्किल से होगा. एंड लास्ट ऑप्शन इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली. नहीं, सैपवुड कंडक्ट करता है आपका वाटर और मिनरल्स. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Now question number 7. Question number 7 says the morphological nature of edible part of coconut is. As you all know, coconut का जो edible part है, it is made up of endosperm. उसमें भी endosperm दो टाइप के होते हैं. जो hard portion होता है that is cellular endosperm. और free nuclear endosperm. This is the liquid part. So आपका ये पूरा ही edible part है of coconut and the correct answer will be option D, which is endosperm. Now question number 8. Question number 8 says which of the following statements is not correct. मतलब कौन सा सही नहीं है, गलत है. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, विच इज करेक्ट. ऑप्शन बी सेज माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स. करेक्ट. ज़ूस्पोर्स आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी सेज in potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes present in the modified stem. Internodes नहीं, nodes से.
ये स्टेम है, दिस इज नोन एज नोड, और ये पोर्शन बिटवीन टू नोड्स इज द इंटरनोड. सो बेसिकली जहाँ से प्लांटलेट्स अराइज होते हैं दैट इज आपका नोड. So this is false. Option D says water hyacinth growing in standing water drains oxygen from water that leads to the death of fishes. Exactly. तभी इसको terror of Bengal बोला गया है. Why terror of Bengal? Because Bengalis they depend on water, animals for food sources, right? So the correct option will be option C. Moving on to next question, which is question number 9. Question number 9 says the term polyadelphous is related to stamens, and stamens को हम androecium भी बोलते हैं. So the correct answer should be option B, which is androecium. उसके पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि स्टेमन अगर आपका सारे स्टेमन्स जुड़ करके एक सिंगल बंडल बनाते हैं, वन बंडल, तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेल्फस. एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज. और अगर आपके स्टेमन्स दो बंडल बनाते हैं इसको बोलेंगे हम डाईएडेल्फस, जिसका एग्जाम्पल इज पी. एंड अगर मल्टीपल बंडल्स बना रहे हैं आपके स्टेमन्स अटैच करके, मोर देन 2 बंडल्स, तो अब हम इसको बोलेंगे पॉलीएडेल्फस, जिसका एग्जाम्पल इज सिट्रस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एंड्रोशियम. ठीक, एंड्रोशियम comprises of a group of stamens. So next question, question 10. Water soluble pigments found in plant vacuoles are A. xanthophylls, B. chlorophylls, C. carotenoids या फिर D. anthocyanins. इसका आंसर है D. anthocyanins. Moving on to the next question. Question number 11. Tricarpillary Syncarpus gynoecium is found in flowers of. Tricarpillary मतलब 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स में कार्पल. ठीक, कार्पल का प्रेजेंट होना. कार्पल इज अ ग्रुप ऑफ कार्पल फॉर्म्स gynoecium. फाइन. सिनकार्पस मतलब सारे कार्पस आपस में फ्यूज होना, दैट इज सिनकार्पस. सो ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, gynoecium ये आपके लिलिएसी में मिलते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द correct option. Moving on to the next question. Next question is question number 12, which is the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in eustachian tube या फिर salivary duct, bronchioles and fallopian tube. Yes, bronchioles and fallopian tube. So option B will be the correct option. ब्रोंक्यूल्स में आपके डस्ट पार्टिकल्स को आउटसाइड द बॉडी पुश करने के लिए सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. वहीं फैलोपियन ट्यूब में एग सेल को टूवर्ड्स यूटेरस पुश करने के लिए सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विच इज ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Question 13 says smooth muscles are involuntary, fusiform, non-striated. This is the correct option. Option A will be the correct answer. इनवॉलंटरी होते हैं मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते. फ्यूजिफॉर्म मतलब इनके जो एंड्स होते हैं इस
शेप का बना होना, दैट इज फ्यूजिफॉर्म। एंड नॉन स्ट्राइएटेड मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेट प्रेजेंट नहीं होते, नो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, इसीलिए ये नो स्ट्राइएटेड appearance is shown. Fine, so the correct option would be option A, which is involuntary fusiform non-striated. Question number 14. Question number 14 says the hilum is a scar on. Hilum is a scar on. मान लीजिए ये seed है. Hilum is a scar on the seed coat. Hilum is a scar on seed coat. और ये आपका डेवलप करता है when this seed is attached at the time of development via funicle. और इसी हाइलम के थोड़ा सा ऊपर एक माइक्रोपाइल पोर और होता है, एंड दिस माइक्रोपाइल पोर ये रिक्वायर्ड होता है आपका गैशियस एक्सचेंज के लिए या फिर वाटर इम्बाइब करने के लिए. फाइन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड वेयर फ्यूनिकल आर अटैच्ड. अगेन ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है. Moving on to the next question, which is question number 15. Question number 15 says choose the correctly matched pair. Option A says inner lining of salivary ducts is ciliated epithelium. अभी हमने पढ़ा कि ciliated epithelium includes your fallopian tube and your bronchioles. So this option is false. Moist surface of buccal cavity, glandular epithelium. Glandular epithelium आपका प्रेजेंट होता है salivary glands और goblet cells में, goblet cells of esophagus. Third option, tubular parts of nephrons is cuboidal epithelium. This is correct. Fourth option, inner surface of bronchioles is squamous epithelium. No, it is ciliated epithelium. So the correct answer will be option C, which is tubular parts of nephrons is it is made up of cuboidal epithelium. Question number 16. Question number 16 says the supportive skeletal structure in human external ear and nose tip are examples of. It is example of cartilage. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. It is a very simple question. और जो आपका फ्रेमवर्क बनता है, मतलब पूरा जो बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, that is made up of bone. Next question. Question number 17. Roots growing vertically upwards like conical spikes and having aerated pores. ये आपके मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं ऐसे रूट्स. मतलब ये आपका ट्री है, बट सिंस इट इज़ मार्शी एरिया, मतलब उसको रूट्स को प्रॉपरली एयर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है टू ग्रो. तो एड करने के लिए इसके रूट्स ये ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, हैविंग न्यूमरस पोर्स जहाँ से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है, एंड इन रूट्स को हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं. सो द ऑप्शन सी, विच इज न्यूमैटोफोर्स, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 says a form of underground stem containing food reserve that is short and vertical is called corm, rhizome, tuber या फिर bulb. It is known as corm. So option A is correct. वहीं पर अगर vertical की जगह horizontal होता तो आपका ऑप्शन rhizome करेक्ट हो जाता. So अगर
फूड रिजर्व है, अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, वर्टिकल है तो इट इज कॉर्म, और अगर हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ राइजोम. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी कॉर्म. Question number 19. Question number 19 says in cymose type of inflorescence. See, cymose type of inflorescence ही आपकी limited growth show करती है. मतलब जो आपका जो cymose type आपकी inflorescence end में जाकर के सारे फ्लावर्स आपके ग्रो कर जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब बेसिपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स आपके ग्रो करते हैं. सो यहाँ पर ग्रोथ आपकी लिमिटेड होती है और फ्लावर्स बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं. दिस इज फॉर साइमोस. और वही रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है. और जो फ्लावर्स आपके ग्रो करते हैं दे आर इन एक्रोपीटल सक्सेशन. फाइन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. नहीं, ये तो यहीं पर गलत हो गया. सेकेंड ऑप्शन अगेन मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. नहीं. थर्ड ऑप्शन ग्रोथ इज लिमिटेड. येस, द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन. सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 says a toad is different from a frog in having. टोड के पास पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं. yes. टोड के पास नॉक्टर्नल हैबिट होती है. yes. टोड में एब्सेंस ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है. अगेन yes. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 21. It says which of these describes skin of a frog. थिक होती है, लेदरी होती है, स्मूथ या स्लिपरी होती है, हार्ड ड्राई होती है, थिन मेम्ब्रेनस होती है. येस इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. सी, जो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्लिपरी क्यों होती है? वो स्लिपरी इसलिए हो जाती है बिकॉज उसमें मॉइस्चर कोटिंग होती है. एंड मॉइस्चर कोटिंग क्यों होती है? बिकॉज मॉइस्चर इट फॉर्म्स द मीडियम फॉर गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर, वो जिस एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट में है, एंड उसकी स्किन. सो जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर जो स्लिपरी स्मूथ मीडियम होता है, मॉइस्चर कोटिंग होती है, उसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है. सो द स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 says which of these structures protects the eyes of frog in water. जैसे हमारी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए आईलिड्स प्रेजेंट है, वहीं पर फ्रॉग की आइज को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23 says which of these this is not a distinguishing feature of a male frog. मतलब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को एक दूसरे से अलग, दोनों में अंतर बताने के लिए क्या फीचर नहीं है. सो नैरो एब्डोमेन ये मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है. कॉपुलेटरी पैड ये भी मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है. वोकल सैक्स ये भी मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है. मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन ये मेल और फीमेल ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बल्कि ये अपर तीन ये सिर्फ मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं. तो नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर, दैट इज ऑप्शन डी विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन, बिकॉज ये दोनों मेल फीमेल में प्रेजेंट है. सो द करेक्ट आंसर इज मॉइस्ट स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक
of frog is the reason for its short elementary canal? Elementary canal की length का main motive होता है उसके eating habits. So if it is carnivore, the elementary canal short होती है. If it is herbivore, the elementary canal long हो जाती है. Fine, so the correct answer will be option A, which is carnivore. So the very last question for today is question number 25. ये आपके assertion reason है. Assertion says in frogs external fertilization takes place, which is correct. Reason are frog is an aquatic amphibian. Okay. So यहाँ पर आपका assertion भी सही है, वहीं reason भी सही है, plus वो correct explanation है. Because अगर external fertilization है, external fertilization मतलब female की body के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर आउटसाइड आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो वी रिक्वायर अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन, और इस मीडियम के लिए यहाँ पर पानी एक्ट कर रहा है. सो वाटर एक्ट्स एज मीडियम. सो इसीलिए उसको एक्वेटिक एम्फीबियन होना बहुत ज़रूरी है अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. सो ऑप्शन first will be the correct answer. So here we come to an end of this session. I hope you are learning. Keep learning. और हमारा channel please share करें, subscribe करें, like करें. Thank you so much for watching. Keep studying, keep learning. Take care everyone. Bye bye.